दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी की कहानी। यूरोप की लोक कथाओं पर आधारित ये धमाकेदार फिल्म रहस्य और रोमांच से भरपूर है, जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसी मजेदार फिल्में बहुत कम ही बनती है, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में कई सालों पहले इटली का मिलान राज्य दिखाया जाता है। वहाँ के राजा और रानी अपने बेटे के खो जाने के बाद से दुखी रहते थे, इसलिए उनके राज्य का सारा कार्यभार मंत्री फिलिप देखता था। फिलिप मक्कार और लालची होता है, इस वजह से उसके शासन में लोग बेहद बदहाली में जीवन जी रहे होते हैं। इसी राज्य में जॉन और मैक्स नाम के दो अनाथ दोस्त भी रहते हैं। एक रात खाना चुराने के इरादे से ये दोनों फिलिप के महल के गेट के पास जाते हैं और महल में सबके सो जाने का इंतजार करने लगते हैं। उस वक्त ज्यादातर सिपाही किले के अंदर ताश खेल रहे होते हैं, जबकि मंत्री फिलिप रोज की तरह महल की तिजोरी खोलकर उसमें रखे हुए खजाने की जांच करता है और फिर अपने कमरे में आकर मोमबत्तियां बुझाकर सो जाता है। महल के बाहरी दीवार के पास खड़ा जॉन जब ऊपर खिड़की पर रोशनी बुझते हुए देखता है तो मैक्स से कहता है यही मौका है महल की रसोई में घुसने का। मैक्स कहता है मुझे ये काम ठीक नहीं लग रहा, तुम्हें तो पता है मुझे चोरी या कोई भी गलत काम बिल्कुल पसंद नहीं है। जॉन कहता है हम लोग 4 दिन से भूखे हैं, अगर आज भी कुछ नहीं मिला तो हम भूखे मर जाएंगे। वैसे भी हम सिर्फ खाना चुराएंगे, कुछ और नहीं। यहाँ की रसोई में हमें इतना सामान मिलेगा कि हम अपने पूरे गांव को खाना खिला सकते हैं। इसी बीच द्वारपाल की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है, तो वो उनके पास आकर पूछता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से बाहर निकलो, मैं ये बाहरी फाटक बंद करने जा रहा हूँ। ये सुनकर जॉन इशारे से मैक्स को द्वारपाल को अपनी बातों में उलझाने को कहता है, तो मैक्स द्वारपाल से ताश का खेल और शराब की बातें करके उसे अपनी बातों में उलझाने लगता है। मौका देखकर जॉन गेट पर चढ़कर उसके जरिए दूसरी मंजिल पर पहुंच जाता है। वहीं जब द्वारपाल को जॉन नहीं दिखता तो मैक्स से कहता है तुम्हारे साथ का वो लड़का कहाँ गया? मैक्स कहता है वो शायद गांव वापस लौट गया। अब द्वारपाल उससे कहता है अगर तुमको ताश के खेल की अच्छी जानकारी है तो तुम मुझे दांव बताना, क्योंकि मैं महल के सेनापति के साथ ताश पर दांव लगाने जा रहा हूँ। मैक्स को कुछ देर उसे उलझाए रखना था, इसलिए वो इसके लिए तैयार हो जाता है। उधर जॉन खिड़की से महल की रसोई में दाखिल होता है और अपने थैले में फल और सब्जियां भरने लगता है। इस दौरान अनाज ढूंढते वक्त उसका हाथ वहां रखे एक संदूक से टकरा जाता है, जिससे वो संदूक नीचे गिरकर खुल जाता है। उसमें कई सारे सिक्के होते हैं। इतने सिक्के देखकर जॉन की नीयत खराब होने लगती है। वहीं रसोई से आ रही आवाज सुनकर मंत्री फिलिप जाग जाता है और रसोई की ओर भागता है। हालांकि जॉन को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि खड़खड़ाहट की आवाज सुनकर जल्दी ही यहाँ कोई आ जाएगा, इसलिए वो सिक्कों का संदूक वापस रख देता है और अपना झोला उठाकर खिड़की से बाहर भागता है। पर अब तक फिलिप रसोई में पहुंच जाता है। वहाँ जमीन पर बिखरा हुआ सामान और खिड़की से किसी को भागते हुए देखकर वो शोर मचाकर सैनिकों को पुकारता है और उनसे चोर को पकड़ने के लिए कहता है। इससे सभी सैनिक सक्रिय हो जाते हैं और महल की छत से भाग रहे जॉन को पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं। बचने के लिए जॉन इधर से उधर कूदते हुए उन्हें चकमा देने की कोशिश करता है, पर सीढ़ियों पर खुद को सैनिकों से घिरता हुआ देखकर वो नीचे खड़ी एक लड़िया पर कूद जाता है और वहां से गलियारे की ओर भागता है। इत्तेफाक से इसी दौरान मैक्स और द्वारपाल के साथ ताश खेल रहे सेनापति को लघु शंका आती है, इसलिए बाहर निकलने के लिए वो गलियारे का दरवाजा खोल देता है, जिससे कि भागने की कोशिश कर रहा जॉन लोहे के उस दरवाजे से टकराकर बेहोश हो जाता है। फिर जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है सैनिकों ने उसे चारों ओर से घेर रखा है। वहां खड़ा फिलिप उसका थैला चेक करता है, पर उसमें उसे सिर्फ कुछ फल और सब्जियां ही मिलती हैं। इससे हैरान होकर वो जॉन से पूछता है बताओ तुमने क्या क्या चुराया है, नहीं तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। जॉन पहले ही काफी डरा हुआ होता है। फिलिप की बातों से घबराकर वो अपनी जेब से एक सिक्का निकालकर उनके हाथ में देता है और कहता है हम और हमारे गाँव वाले कई दिनों से भूखे हैं, इसलिए मैं रसोई से खाने की चीजें चुराने आया था। रसोई में काफी सिक्के थे, इसलिए मैंने सिर्फ एक सिक्का लिया। हम लोग कोई चोर नहीं हैं। पर फिलिप को उस पर कोई दया नहीं आती। इस दौरान द्वारपाल मैक्स को भी पकड़ लेता है और कहता है ये भी इस चोर के साथ था। तो फिलिप कहता है इन दोनों को कारागार में डाल दो और अगले हफ्ते इनका सिर धड़ से अलग कर देना। अगले सीन में इस मिलान राज्य की सीमा के पार एक रहस्यमयी जंगल दिखाया जाता है। इस जंगल में कई अनोखे जादुई प्राणी रहते थे, इसी वजह से लोग इस जंगल में आने से डरते थे। जंगल के अंदर खेल रहे विकृत बौनों से वहाँ की रक्षक यक्षिणी बताती है कि हमें अपने जंगल में कहीं पेड़ों की कटने की आवाज आ रही है, इसलिए सब सतर्क हो जाओ और जल्दी से जंगल की रानी के पास पहुँचो। वहीं जंगल में एक दूसरी जगह रानी का सलाहकार प्राणी चेतावनी वाला सींग बजाकर जंगल के सभी जादुई प्राणियों को इकट्ठा करता
है, जिनमें दानव, विकृत बौने, वन मानुष इत्यादि शामिल होते हैं, जबकि रक्षक यक्षिणियां सुरक्षा के लिए इन सबके चारों ओर खड़ी हो जाती हैं। यहीं से थोड़ी दूरी पर एक लकड़हारा बेफिक्र होकर इस जंगल के हरे भरे पेड़ काट रहा होता है। इस दौरान जंगल की रानी जंगल के जादुई प्राणियों के सामने प्रकट होती है और कहती है, तुम लोग पेड़ों के कटने की आवाज सुन रहे हो ना? वो लकड़हारा समझौते को तोड़कर फिर से हमारे जंगल के पेड़ काट रहा है। तुम सबको यहाँ इसलिए इकट्ठा किया गया है ताकि हम उसे सबक सिखा सकें। नीले शरीर वाली यक्षिणी सरदार कहती है, उसके लिए तो मैं अकेली काफी हूँ। इस पर विकृत बौने कहते हैं, हाँ मार दो उस लकड़हारे को। तो रानी का सलाहकार प्राणी उन सबको शांत करते हुए कहता है, नियम के अनुसार हम इंसानों के जीवन में सीधे सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हमारा रहस्यमयी जंगल मिलान राज्य और लिली राज्य की सीमा के बीच में मौजूद है, पर ना तो कभी हमने उनके जीवन में दखल दिया और ना ही उन्होंने हमारे। सभी लोग इस जंगल के नाम से भी डरते हैं और किसी ने अब तक हम प्राणियों को नहीं देखा है, इसलिए हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। इस पर रानी कहती है, इस जंगल में एक ऐसी जादुई जड़ी बूटी पाई जाती है जिसको खाने से इंसान अनाड़ी बन जाता है और अपना हुनर भूल जाता है। हम उस जड़ी बूटी के पत्ते को पानी के उस स्रोत में मिला देंगे जिससे वो लकड़हारा रोज पानी पीने आता है। उस जड़ी बूटी के प्रभाव से वो पेड़ों को काटने का हुनर हमेशा के लिए भूल जाएगा। रानी की इस बात पर बौने सहमति जताते हैं। तो अब रानी जंगल की दो छोटी परियों को उस जादुई औषधि की पत्तियां लाने के लिए भेजती है। थोड़ी ही देर में परियां वो जादुई पत्तियां लाकर रानी को दे देती हैं। रानी बौनों के साथ वो पत्तियां पानी के कुंड में डालकर खुद अदृश्य हो जाती है तथा बौने छिप जाते हैं। कुछ देर बाद पेड़ काट रहा लकड़हारा वहां आकर उसी कुंड से पानी पी लेता है, जिससे कि वो कुल्हाड़ी चलाने का हुनर भूल जाता है। और फिर जब वो पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाता है तो वो कुल्हाड़ी को उल्टे सीधे तरीके से प्रयोग करता है, जिससे पेड़ तो नहीं कटता पर उसकी कुल्हाड़ी जरूर टूट जाती है। छिपकर उसे देख रहे बौने उसके अनाड़ी बन जाने से बहुत खुश होते हैं, लेकिन लकड़हारे की ये समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो कुल्हाड़ी चलाना और लकड़ियां काटना कैसे भूल गया। अगले सीन में मिलान राज्य के कारागार में बंद जॉन और मैक्स को दिखाया जाता है। मैक्स जॉन से कहता है, हर बार तुम्हारी बेवकूफी की वजह से कोई न कोई गड़बड़ हो जाती है, इस बार भी वही हुआ। अब तुम्हारे साथ मैं भी बेमौत मारा जाऊंगा। तो जॉन कहता है, हम दोनों यहाँ से बाहर निकलने का कोई न कोई रास्ता जरूर खोज लेंगे। तभी मैक्स की नजर वहाँ पड़े भूसे पर पड़ती है। वो उसे हाथ में उठाकर जॉन से कहता है, हम इसके जरिए यहाँ से निकल सकते हैं। जॉन पूछता है, कैसे? तो मैक्स उसके साथ बेंच के नीचे भूसा इकट्ठा करता है और उसमें दूसरी ओर चेहरा घुमाकर लेट जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही उन्हें खाना लेकर आ रहे सिपाही की आवाज सुनाई पड़ती है, दोनों जोर जोर से झूठ बोलते हैं कि ये सुरंग खोदकर हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ये देखकर वो सैनिक हड़बड़ा जाता है और पहरेदार के साथ कारागार खोलकर अंदर जांच करने के लिए आता है। तो योजना के मुताबिक दोनों दोस्त जल्दी से खुद कारागार से बाहर निकलकर उन दो सैनिकों को अंदर बंद कर देते हैं। फिर यहाँ से ये दोनों किले के ऊपरी हिस्से में जाते हैं और वहाँ से रस्सी के सहारे नीचे उतरकर महल से दूर भागते हैं। इस दौरान जॉन मैक्स से कहता है, अब हम कहाँ जाएंगे? मैक्स कहता है, हमारा राज्य बहुत छोटा है, सैनिक हमारे पीछे हैं, इसलिए हम लोग पड़ोसी राज्य लिली में जाएंगे, वहाँ हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। अगले सीन में लिली राज्य की बिगड़ैल राजकुमारी लीना को दिखाया जाता है। लीना लिली राज्य के राजा विल्सन की इकलौती बेटी होती है, इसलिए वो बहुत जिद्दी और बिगड़ी हुई होती है। आज महल का माली अनजाने में उसके कमरे में ऐसा फूल लेकर चला जाता है जो कि राजकुमारी को पसंद नहीं होता, इसलिए वो शोर मचाकर हंगामा करने लगती है। उसका शोर सुनकर हमेशा की तरह सभी नौकर चाकर और राजा रानी भागकर उसके कमरे में आते हैं। राजकुमारी अपने पिता से कहती है, ये सफेद फूल मेरे कमरे में कौन लाया? मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। राजा कहते हैं, बेटी हमारा माली नया है, अभी उसको यहाँ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए गलती से यहाँ ले आया होगा, इसमें पूरा महल सिर पर उठाने की क्या जरूरत है? घमंडी राजकुमारी कहती है, मेरे लिए बड़ी बात है पिताजी, मैं मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए इस माली को तुरंत जेल में डलवा दीजिए। ये सुनकर माली डर जाता है। राजा कहते हैं, बेटी ये कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है, लेकिन राजकुमारी की जिद की वजह से ना चाहते हुए भी राजा सिपाहियों से कहकर माली को जेल भिजवा देता है और फिर राजकुमारी से कहता है, अब तुम तैयार हो जाओ, कुछ राजकुमार शादी के लिए तुम्हें देखने आ रहे हैं। अगले सीन में फिर से लकड़हारे को दिखाया जाता है, जो जंगल के किनारे बने अपने घर के सामने सूखी लकड़ियां काटने की कोशिश कर रहा होता है, पर उससे वो भी नहीं कटती। इससे निराश होकर वो बड़बड़ाता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वहाँ विकृत बौने और जंगल की रानी प्रकट होते हैं और उससे कहते हैं, आज से कई सालों पहले लकड़हारों से हमारा समझौता हुआ था कि झोपड़ी के दाईं ओर का जंगल तुम इंसान इस्तेमाल करोगे और बाईं ओर का हम जादुई प्राणी, पर तुमने पहले तो अपने तरफ के ज्यादातर पेड़ काट दिए और
अब हमारी तरफ के जंगल भी बर्बाद करना चाहते हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। इस पर लकड़हारा रानी पर भड़कते हुए कहता है, तो तुम ही हो जिसने मेरे साथ ये गड़बड़ की है। उसको भड़कते देखकर रक्षक यक्षिणियां उस पर तीर तान देती हैं। इससे घबराकर लकड़हारा रानी को सफाई देते हुए कहता है, मुझे मजबूरी में यह करना पड़ा क्योंकि लिली राज्य की बिगड़ैल राजकुमारी ने मुझे आदेश दिया था कि उन्हें इस जंगल की मजबूत लकड़ियों से अपने लिए नया बेड और फर्नीचर चाहिए। अगर मैं उनका आदेश नहीं मानता तो मुझे सजा देती। उसकी बात सुनकर रानी उससे कहती है, उस राजकुमारी को भी सजा जरूर मिलेगी। फिलहाल तो तुम ये जादुई पत्ती ले जाकर जंगल के उस कुंड में डाल दो जिससे तुमने पानी पिया था। ये पत्ती डालने के बाद जैसे ही तुम वो पानी पियोगे तुम पहले की तरह सामान्य हो जाओगे। अगले सीन में जंगल से थोड़ी दूरी पर रहने वाली औषधि बेचने वाली एक बुढ़िया को दिखाया जाता है। इत्तेफाक से आज उसका कुआं गंदा हो गया था, इसलिए पानी लाने के लिए वो जंगल के उसी कुंड पर आती है जिसमें रानी ने अनाड़ी बनाने वाली दवा मिलवाई थी। अब इससे पहले कि लकड़हारा वहां पहुंचकर पानी में ठीक करने वाली औषधि डाल पाता, बुढ़िया उसमें से एक बाल्टी पानी भरकर अपनी झोपड़ी पर चली जाती है। थोड़ी देर में लकड़हारा भी जंगल में कुंड के पास आता है और पानी में रानी द्वारा दी हुई पत्तियां डालता है, जिससे उस पानी से जादू का असर खत्म हो जाता है और उसे पीते ही लकड़हारा पहले जैसे सामान्य हो जाता है। दूसरी ओर अपनी बाल्टी में भरे खतरनाक पानी से अनजान बुढ़िया अपनी झोपड़ी में जाकर आज सर्दी जुकाम की औषधि बनाती है और उस औषधि को बनाने में वही पानी इस्तेमाल कर लेती है, जिससे कि औषधियों में भी वो जादू घुल जाता है। अगले सीन में मिलान राज्य का महल दिखाया जाता है, जहां जॉन और मैक्स के जेल से भाग जाने की वजह से फिलिप अपने सैनिकों पर भड़का हुआ होता है। वो कप्तान को निर्देश देते हुए कहता है कि कैसे भी करके उन चोरों को पकड़ो, नहीं तो तुम्हें भी इसकी सजा मिलेगी। दूसरी ओर लिली राज्य जाने के लिए निकले जॉन और मैक्स जब जंगल के पास से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें उसी तरफ आ रहे दो शाही घुड़सवार दिखते हैं। जॉन मैक्स के साथ छिपकर उन्हें देखता है और कहता है, पोशाक से ये दोनों कोई बाहरी लगते हैं, क्यों ना हम इन्हें लूट लें। इनके पास से हमें घोड़ा भी मिल जाएगा और खाने पीने की चीजें भी, फिर हम आराम से लिली राज्य पहुंच सकते हैं। मैक्स कहता है, नहीं, मैं अब कोई चोरी या लूट नहीं करूंगा। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हम लोग कई बार मरते मरते बचे हैं। इस पर जॉन कहता है, पैदल चलते चलते हम थक गए हैं और हमें भूख भी लगी है, इसलिए ये करना ही होगा। आखिरकार ना चाहते हुए भी मैक्स इस बार भी इस काम के लिए तैयार हो जाता है। तो अब जैसे ही वो दोनों घुड़सवार घोड़ा जंगल के अंदर के रास्ते पर लाते हैं, योजना के अनुसार दोनों दोस्त उनके सामने आ जाते हैं। घोड़े पर कवच पहनकर बैठा हुआ सेनापति उन दोनों से कहता है, कौन हो तुम लोग और हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? तो दोनों कहते हैं, हमारी मदद कीजिए मालिक। वहीं दूसरे घोड़े पर बैठा राजकुमार अपने सेनापति से कहता है, मुझे नीचे उतारो, मैं लघु शंका करके आता हूँ, तब तक तुम इन दोनों से इनकी समस्या पूछो। सेनापति राजकुमार को नीचे उतारता है और उनके लघु शंका जाने के बाद जॉन और मैक्स से कहता है, ये पहाड़ी राज्य के राजकुमार एलन हैं और मैं इनका सेनापति। हम शादी के लिए लिली राज्य की राजकुमारी को देखने जा रहे हैं। फिलहाल हमारे पास यहाँ तुम्हें देने के लिए भीख नहीं है। ये सुनते ही जॉन पीछे से उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद जब राजकुमार लघुशंका से वापस आता है तो दोनों दोस्त उस राजकुमार और उसके सेनापति के कपड़े उतारकर उन्हें पेड़ से बांध देते हैं तथा खुद उनकी पोशाक पहनकर और घोड़ा लेकर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। अगले सीन में लिली राज्य के राजा विल्सन का महल दिखाया जाता है, जहां कुछ राजकुमार राजकुमारी लीना से शादी के लिए उन्हें देखने आए हुए होते हैं, लेकिन उनमें कुछ की उम्र ज्यादा होती है, कुछ नाबालिग होते हैं तथा कोई हकलाता है। इससे झल्लाकर राजकुमारी अपने पिता से कहती है, मेरी शादी के लिए आपको यही नमूने मिले हैं क्या? जब तक ढंग का कोई राजकुमार नहीं मिलता तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। इधर शाही पोशाक में जॉन और मैक्स भी घोड़े पर सवार होकर लिली राज्य के बाजार में पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां देखकर राजा विल्सन का उद्घोषक उनसे कहता है, आपके शाही कपड़े पर बने चिन्ह के अनुसार शायद आप पहाड़ी राज्य के राजकुमार हैं और यहाँ राजकुमारी के लिए आए हैं। जॉन और मैक्स कहते हैं, हाँ। तो उद्घोषक कहता है, हमारे राज्य में आपका स्वागत है, आइए हमारे साथ। इस पर दोनों दोस्त कहते हैं, तुम चलो, हम अभी टहल कर आते हैं। फिर ये दोनों वहाँ का बाजार घूमने लगते हैं। इस दौरान दोनों जलेबियां खरीद कर खाते हैं और खेल तमाशा देखने लगते हैं। वहीं भीड़ में राजकुमारी लीना भी आम जनता की तरह कपड़े पहनकर मौजूद होती है। इस बात से अनजान जॉन और मैक्स उसे पटाने की कोशिश करने लगते हैं। तो राजकुमारी उनसे कहती है, तुम दोनों राजकुमार लगते हो और मैं एक गरीब लड़की, मेरा आप दोनों से क्या मेल? इस पर जॉन उसे पटाने के लिए फिर से बेवकूफी करता है और उसके कान में कहता है, हम दोनों भी गरीब हैं, हमने ये कपड़े दो राजकुमारों से लूटे हैं। ये सुनते ही राजकुमारी अपना आम आदमी वाला कपड़ा उतार देती है और वहाँ मौजूद सैनिकों से दोनों को पकड़ने के लिए कहती है। इससे हड़बड़ाकर दोनों दोस्त इधर उधर भागने लगते हैं। राजकुमारी सबसे कहती है, दोनों कोई चोर हैं, राजकुमार के रूप में मुझे फंसाने आए थे। अब क्योंकि सैनिक दोनों के पीछे लगे होते हैं, इसलिए दोनों जल्दी
जल्दी से अपने घोड़े पर बैठ जाते हैं। वहाँ बाजार का एक लड़का उन्हें बताता है कि ये हमारी बिगड़ैल राजकुमारी है, इससे बचकर ही रहना। अब तक सैनिक उनके करीब आने लगते हैं तो दोनों घोड़े पर बैठकर यहाँ से भागते हैं। घुड़सवार सैनिक भी उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे लगे हुए होते हैं। आखिरकार भागते भागते ये दोनों दोस्त मैदान के उस पार रहस्यमयी जंगल में घुस जाते हैं, पर सैनिक डर के मारे उस जंगल में नहीं जाते और वापस महल लौट आते हैं। वहीं लिली राज्य के बाजार में बुढ़िया अपनी जुकाम बुखार की दवा बेचने आती है। सबसे पहले एक व्यापारी उसे खरीद कर पीता है, लेकिन उसमें जादुई पानी मिला होने की वजह से वो अपना सारा हुनर भूल जाता है और पैसों से भरी अपनी पूरी थैली बुढ़िया को दे देता है। बेचारी बुढ़िया को समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। धीरे धीरे बाजार के और लोग भी उस दवा को खरीद कर पी लेते हैं, जिससे कि वो लोग भी अपना हुनर भूलकर अनाड़ियों की तरह बर्ताव करने लगते हैं। हालांकि अब तक कोई ये बात नहीं जान पाता कि ये सब बुढ़िया की जुकाम वाली औषधि की वजह से हो रहा है। दूसरी ओर महल में लीना की माँ को भी जुकाम हुआ होता है, तो दासी बाजार से बुढ़िया की दवा लाकर उन्हें देते हुए कहती है, इससे आपका जुकाम ठीक हो जाएगा। रानी वो दवा पीती है और राजा को भी पीने के लिए देती है, पर राजा को औषधियाँ पसंद नहीं होती, इसलिए वो उसे अंगीठी की आग में डाल देते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि उसके असर से आग बर्फ में बदल जाती है। वहीं रानी जैसे ही उस दवा को पीती हैं, वो अपने रानी होने का अभिमान भूल जाती हैं और अनाड़ी गंवार औरतों के जैसे व्यवहार करने लगती हैं। ये सब देखकर राजा बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं। महल के बाहर उद्घोषक भी जुकाम से परेशान होता है, तो एक दासी उसे भी जुकाम की वही दवा दे देती है। उसे पीते ही उद्घोषक अपना भाषण देने वाला हुनर भूल जाता है तथा उसकी आवाज निकलना बंद हो जाती है। जंगल के तालाब में रानी और बाकी जीव लिली राज्य में जादुई पानी के लोगों पर होने वाले इस दुष्प्रभाव को देख रहे होते हैं। रानी अपने सलाहकार से कहती है, ये तो काफी गड़बड़ हो गई। बुढ़िया ने अनजाने में जादुई पानी से औषधियाँ बनाई और औषधि को राज्य के ज्यादातर लोगों ने खरीदा है, इसी वजह से सब अनाड़ी बनते जा रहे हैं। सलाहकार कहता है, मैंने आपको चेतावनी दी थी कि इंसानों की दुनिया में हस्तक्षेप करने का परिणाम अच्छा नहीं होगा, पर आप नहीं मानी। ये लोग बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी सैनिकों से बचकर भागे जॉन और मैक्स वहां पहुंच जाते हैं, पर इन विचित्र जंगली जीवों को देखकर ये दोनों घबराकर घोड़ों से गिर जाते हैं। जादुई जीव भी उन दो इंसानों को यहाँ देखकर चौकन्ना हो जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। फिर रानी के आदेश पर दोनों को पेड़ों से बांध दिया जाता है, तो दोनों रानी से कहते हैं, हम बचने के लिए गलती से जंगल में आ गए हैं, इसलिए हमें जाने दीजिए। रानी कहती है, अब क्योंकि तुम दोनों ने यहाँ के प्राणियों को देख लिया है, इसलिए हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकते, पर अगर तुम लोग मेरी दो बातें मान लो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। दोनों पूछते हैं, कौन सी दो बातें? रानी कहती है, पहली तो ये, यहाँ से बाहर जाने के बाद तुम हमारे बारे में किसी को नहीं बताओगे, और दूसरा ये कि तुम में से किसी एक को राजकुमारी लीना का अपहरण करके उसे यहाँ लाना होगा, तब तक तुम में से दूसरा यहीं रुकेगा। मैक्स कहता है, मुझे पहली शर्त मंजूर है, पर मैं अपहरण करने के लिए वापस मौत के मुंह में नहीं जाऊंगा। इस पर जॉन उससे कहता है, देखो अगर तुम यहाँ रुके और मैं राजकुमारी को लाने गया तो हर बार की तरह इस बार भी मुझसे कोई गड़बड़ हो जाएगी तथा मैं पकड़ा जाऊंगा, फिर मैं वहाँ फंस जाऊंगा और तुम यहाँ, इसलिए मैं यहीं रुकता हूँ और तुम जाकर राजकुमारी को लेकर आओ। मैक्स कहता है, इतनी सुरक्षा के बीच मैं अकेले ये काम कैसे करूंगा? तो रानी उसे एक जादुई पत्ती दिखाकर कहती है, जैसे ही तुम ये पत्ती राजकुमारी के नाक के पास रखोगे उसका शरीर शिथिल हो जाएगा, फिर तुम उसे आराम से यहाँ ला सकते हो। मैक्स वो पत्ती ले लेता है और घोड़े पर सवार होकर लिली राज्य जाने के लिए निकल पड़ता है, जबकि इधर जंगल में यक्षिणियां जॉन पर नजर रखती हैं ताकि वो भाग न सके। रात होते होते मैक्स लिली राज्य के महल तक पहुंच जाता है। अब क्योंकि वहां ज्यादातर सिपाही दवा के असर से अनाड़ी बन चुके थे, इसलिए वो उसे रोकने की बजाय उसकी मदद करते हैं। इससे मैक्स का काम आसान हो जाता है और वो सीढ़ी लगाकर राजकुमारी के कमरे में घुस जाता है। आवाज सुनकर राजकुमारी जाग जाती है, पर तब तक मैक्स जादुई पत्ती सुंघाकर उसे बेहोश कर देता है और सुबह होते होते उसे जंगल में ले आता है। सुबह जब राजकुमारी की आंख खुलती है तो खुद को विचित्र बौनों से घिरी हुई पाती है। इससे वो चीखने चिल्लाने लगती है। बौने उससे कहते हैं, तुम्हारा अपहरण किया गया है और अब से तुम्हें इसी रहस्यमय जंगल में रहना होगा। राजकुमारी कहती है, कभी नहीं, तुम लोग शायद मुझे जानते नहीं हो। बौने कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम राजकुमारी हो, यहाँ रहकर तुम्हें जंगल के सारे काम करने पड़ेंगे और अगर ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा। ये सुनते ही राजकुमारी भागने की कोशिश करती है, पर जंगल का वनमानुष उसका रास्ता रोक लेता है और इशारे से उससे कहता है कि जैसा बोनो ने कहा है तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। आखिरकार राजकुमारी मजबूर होकर पहली बार मेहनत करते हुए जमीन पर पड़ी हुई सूखी हुई पत्तियों को साफ करती है। ये काम करते करते वो थककर सो जाती है और सुबह जब वो जागती है तो ठंड से कांप रही होती है। उसे कांपते देखकर यक्षिणियां उससे कहती हैं, तुम हमारे साथ हमारी झोपड़ी में रह सकती हो। पर घमंडी राजकुमारी उनसे कहती है, मैं एक राजकुमारी हूँ और तुम एक जंगली, मैं तुम जैसों के साथ कभी नहीं रहूंगी। ये सुनकर यक्षिणियां उस पर तीर तान देती
देती हैं और उससे कहती हैं, चलो फिर से काम पर लग जाओ। पालतू जानवरों को चराना, पौधों को पानी डालना, जंगल की सफाई करना जैसे बहुत से काम हैं जो तुम्हें रोज करने पड़ेंगे। राजकुमारी ने कभी कोई काम नहीं किया था, लेकिन मजबूरी में उसे यहाँ वो सब करना पड़ता है और इतनी मेहनत का काम करने के बाद ही यक्षिणियां उसे खाने के लिए कुछ जंगली फल देती हैं। अगले सीन में जॉन और मैक्स की खोज में निकले घोड़े पर सवार फिलिप और उसके सिपाहियों को दिखाया जाता है। जब उन्हें खबर मिलती है कि उन दोनों को लिली राज्य में देखा गया है तो वो लोग लिली राज्य जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में रात के वक्त रहस्यमय जंगल दिखाया जाता है, जहां बाहर ठंड से सिकुड़ रही राजकुमारी अपनी अकड़ भूलकर एक यक्षिणी की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाकर उससे पनाह मांगती है, तो यक्षिणी उस पर दया कर उसे अपनी झोपड़ी में पनाह दे देती है। अगले दिन फिलिप अपने कप्तान के साथ लिली राज्य के महल में जाकर राजा विल्सन से मिलता है और उनसे दोनों चोरों को खोजने में मदद मांगता है। राजा विल्सन उससे कहते हैं, इस वक्त हमारे राज्य की हालत बहुत खराब है। मेरी बेटी लापता हो गई है और मेरे राज्य के आधे से ज्यादा लोग पागल हो गए हैं, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी। देखो ये कैसे पागलों वाली हरकत कर रही है, इसलिए मैं अभी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे सैनिकों ने उन दोनों को अंधेरे जंगल में जाते हुए देखा था, तो उनका बचना नामुमकिन है। अगले सीन में जंगल में राजकुमारी को दिखाया जाता है, जहां दानव और यक्षिणियां उससे बाकी के काम करवा रहे होते हैं। तभी रानी वहां प्रकट होती हैं और उससे कहती हैं, अच्छी बात यह है कि तुम पहले की अपेक्षा काफी काम सीख गई हो। जॉन और मैक्स छिपकर राजकुमारी को देख रहे होते हैं। तभी रानी उनके पास प्रकट होती है और मैक्स से कहती है, मैं जानती हूँ तुम राजकुमारी को पसंद करते हो, इसलिए ड्रेस ले जाकर उसे दे दो। तो रानी के आदेश पर मैक्स वैसा ही करता है। इस दौरान वो राजकुमारी से अपने प्यार का इजहार भी करता है, लेकिन राजकुमारी उससे कहती है, तुम एक चोर हो और मैं एक राजकुमारी, हमारा आपस में कोई मेल नहीं है। इस पर मैक्स कहता है, आपकी इसी अकड़ और घमंड की वजह से ही आपके राज्य में कोई भी आपको पसंद नहीं करता। ये सुनकर राजकुमारी चौंक जाती है और उसे अपने बुरे बर्ताव पर पछतावा होता है। मैक्स राजकुमारी से ये भी कहता है, अगर आपको प्यार और सम्मान चाहिए तो आपको दूसरों को भी प्यार और सम्मान देना होगा। इतने दिन जंगल के इन हालात में रहने की वजह से मैक्स की इस बात का राजकुमारी पर गहरा प्रभाव पड़ता है और अब से वो जंगल के सभी प्राणियों से घुलने मिलने लगती है। अब वो उनके साथ न सिर्फ अच्छा व्यवहार करती है, बल्कि रोज हर काम में उनकी मदद भी करने लगती है। इससे वहाँ के प्राणी भी उसे काफी पसंद करने लगते हैं। जब रानी राजकुमारी में इतना परिवर्तन देखती है तो मैक्स जॉन और राजकुमारी को वापस लौटने की इजाजत दे देती है। वो उन्हें एक जड़ी बूटी भी देती है और कहती है, इसे ले जाकर अपने राज्य के अनाड़ी बने हुए लोगों को पिला देना, इससे वो लोग ठीक हो जाएंगे। तो अब मैक्स, जॉन और राजकुमारी घोड़े पर सवार होकर लिली राज्य की ओर निकल पड़ते हैं। महल में राजकुमारी के वापस लौटने पर राजा बहुत खुश होते हैं। राजकुमारी वो औषधि सभी पीड़ितों को पिलाने के लिए दे देती है। उस वक्त फिलिप भी वहीं मौजूद होता है, इसलिए वो अपने सैनिकों से जॉन और मैक्स को गिरफ्तार करने के लिए कहता है। ये देखकर राजकुमारी परेशान हो जाती है और अपने पिता से कहती है, मैं मैक्स से प्यार करती हूँ, इसलिए आपको उसे बचाना होगा। राजा कहते हैं, बेटी उन पर चोरी का इल्जाम है। तो फिलिप कहता है, हाँ, इन्हें फांसी की सजा मिलेगी। इस पर राजा कहते हैं, नहीं, अभी ये मेरे राज्य में है, इसलिए इन्हें फांसी नहीं दी जाएगी। तो फिलिप कहता है, कम से कम इनके हाथ काटने का आदेश दीजिए, नहीं तो लोगों में क्या संदेश जाएगा। मजबूर होकर राजा उन दोनों के हाथ काटने का आदेश दे देता है। अगले दिन मंच पर बैठे राजा, राजकुमारी और फिलिप के सामने दोनों दोस्तों को हाथ काटने के लिए लाया जाता है। ये देखकर राजकुमारी बहुत दुखी होती है। अब इससे पहले कि जल्लाद मैक्स का हाथ काटता, जंगल की रानी का एक अदृश्य दूत फिलिप के कान में कहता है, पहले उस लड़के का शरीर पर बना चिन्ह देखो, फिर उसे सजा देना। ये सुनकर फिलिप जल्दी से मैक्स के पास जाकर उसके शरीर पर बना हुआ चिन्ह देखता है। वो चिन्ह उसके राज्य के राजा के उस बेटे का होता है जिसका बचपन में अपहरण हो गया था। इससे फिलिप चौंक जाता है और मैक्स से पूछता है, तुम्हारे माँ बाप कौन हैं? मैक्स कहता है, मैं अनाथ हूँ, जिससे कि फिलिप सब समझ जाता है और उसके सामने झुककर उससे कहता है, आप हमारे खोए हुए राजकुमार हैं, जिसकी याद में आपके माँ बाप अब भी दुखी रहते हैं। इस बात का खुलासा होते हुए वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब सच सामने आ जाने के बाद इन दोनों दोस्तों की सजा रद्द कर दी जाती है। फिर कुछ दिनों बाद राजकुमार मैक्स तथा राजकुमारी की शादी हो जाती है और इस तरह ये फैंटेसी एडवेंचर मूवी ही खत्म हो जाती है।